हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और ये जो है वीडियो नंबर 3 है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 वीडियो बना रखा है। पहला ह्यूमन आई एंड देयर फंक्शन के बारे में है, दूसरा डिफेक्ट विजन एंड देयर करेक्शन के बारे में है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जाके जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं रेनबो फॉर्मेशन के बारे में, हाउ डज रेनबो फॉर्म्ड। और दूसरी बात हम लोग देखेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो सबसे पहली बात हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेनबो एक्चुअली फॉर्म कैसे होता है। अब देखो कि सबसे पहले हमको देखना है प्रिज्म। प्रिज्म क्या चीज़ है देख लो, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि प्रिज्म में हम लोग यहाँ पर ट्राइंगुलर प्रिज्म का बात करेंगे, ठीक है। ये ट्राइंगुलर प्रिज्म का फर्स्ट फेस है। अब ये जो है सामने से आपको दिख रहा है। एक्चुअली में प्रिज्म जो है आप अपने स्कूल के लैबोरेटरी में देख सकते हो कि प्रिज्म कैसा होता है। नहीं तो आप बहुत सारे इमेजेस भी सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे। ये आपका प्रिज्म है। अब सुन लो कि ये प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ाया है पिछले चैप्टर में, जो लाइट रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन है, उसमें हमने आपको जिक्र किया है रिफ्रैक्शन के बारे में। तो यहाँ पे देखो कि जब यहाँ पे एक लाइट हम मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है मोनोक्रोमेटिक लाइट एक हम पास करते हैं यहाँ से। मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर। मतलब एक सिंगल कलर लाइट, यहाँ पे व्हाइट लाइट नहीं, यहाँ पे रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, कोई भी एक कलर का लाइट अगर इसको हम पास करते हैं तो यहाँ जब लाइट जाएगा तो यहाँ पे आपका एयर है और ये आपका प्रिज्म है, ग्लास है, ग्लास प्रिज्म है ना, ग्लास प्रिज्म। इससे जब पास होगा तो आप देख रहे हो कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट इंटर कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम लाइट इंटर करता है तो लाइट का स्पीड चेंज होता है, जिसके वजह से उसमें पाथ डेविएशन होता है। मतलब ये जो लाइट है अपना पाथ चेंज कर लेता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जरूर होगा। इसको जाना चाहिए था ऐसे, अगर यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता तो ये लाइट कुछ ऐसे चला जाता, लेकिन यहाँ पे जो है मीडियम चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि रेयर टू डेंसर जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि रेयर टू डेंसर में क्या होता था कि जो लाइट होता था वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता था। तो इस सरफेस पे अगर नॉर्मल का बात करें तो ये नॉर्मल होगा, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे। अब देखो कि ये इसको जाना चाहे इसे, लेकिन ये आ गया कुछ ऐसे। अब यहाँ पे लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो गया और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये इस सरफेस तक आया। अब फिर देखो यहाँ पे ये ग्लास है और इधर फिर क्या है, एयर है। फिर यहाँ पे डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ जो होगा वो लाइट का फिर से रिफ्रैक्शन होगा और वो रिफ्रैक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर हम इस पे नॉर्मल डाल दें, ये नॉर्मल है आपका। अब लाइट को आना चाहिए था कैसे, देखो ऐसे आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये लाइट ऐसे ना जाकर इस नॉर्मल से थोड़ा सा दूर चला जाएगा। ये नॉर्मल है ना, इससे थोड़ा सा दूर ऐसे आ जाएगा। अब ध्यान दोगे यहाँ पे कि ये जो लाइट इंटर कर रहा है प्रिज्म पे पड़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये सारा कुछ एनसीईआरटी में दिया है, आप देख सकते हो। इंसिडेंट रे, इसको रे ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये आपका जो होगा रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन हुआ है। अब जो रिफ्रैक्शन के बाद अगर हम इसको छोड़ दें तो ये यहाँ के लिए इंसिडेंस रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। लेकिन अगर हम लोग पहले किस्त को भी ले और लास्ट किस्त को जाएं तो यहाँ पे इसको इंसिडेंस रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो रे निकल जाता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। अब यहाँ पे रे का बात हो गया तो देख लो कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का बात करेंगे तो एंगल, ये जो एंगल होगा नॉर्मल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और यहाँ पे अगर बात करेंगे कि नॉर्मल एंड जो रिफ्रैक्टेड रे इसके बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एक बात और यहाँ पे बहुत जरूरी है देखना है, और वो क्या है, तो वो ये चीज है कि ये जो एंगल है आपका, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे, इसको ई से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं क्या, इमर्जेंट एंगल। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और चीज हमको देखना है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है। अब देखो कि अगर इस इमर्जेंट रे को हम आगे बढ़ाते हैं, अगर इमर्जेंट रे को आगे हम बढ़ाते हैं और इसको भी, ये तो बढ़ाया हुआ है,
चलो इसको अगर हम लोग डॉट डॉट करके आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्म होता है। ध्यान दो कि ये रे जो है आपका इंसिडेंट रे, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये आएगा कैसे, ऐसे। इसका मतलब कि ये जो रे है वो इतना एंगल, यहां से इतना एंगल डेविएट कर गया। यहां पे देखो, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं और देखो यहाँ पे कि ये जो इंसिडेंट रे इसको ऐसे आता, अगर यहाँ पे प्रिज्म ना रखा हुआ होता तो क्या होता कि ये इंसिडेंट रे ऐसे चला जाता, लेकिन यहाँ पे प्रिज्म रख दिया गया। इसका मतलब कि ये इसको रिफ्रैक्ट कर दिया। अब रिफ्रैक्ट कर दिया तो ये जो रे है वो ऐसे ना जाकर कैसे आ गया है, वो ऐसे आ गया है। देखो यहाँ से ऐसे आ गया ना, तो इसका मतलब है कि जो रे था वो इतना एंगल डेविएट कर गया है। क्या कर गया, डेविएट। तो इसका मतलब कि जो ये एंगल बनता है हमारा किसके किसके बीच में, तो इंसिडेंट रे को बढ़ाने के बाद और इमर्जेंट रे को बढ़ाने के बाद यहाँ जो एंगल बनता है इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन जो है यही आपसे पूछा जा सकता है, वरना कुछ नहीं पूछा जाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये था कुछ आपका प्रिज्म से रिफ्रैक्शन ऐसे होता है। ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन बोल सकते हैं कि जो एंगल इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। और अब हम लोग देखने वाले हैं रेनबो फॉर्मेशन। अब रेनबो फॉर्मेशन जो है एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत फिनोमेनन है हमारे अर्थ का, और ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है देखने में। अब रेनबो फॉर्मेशन जो है वो किस वजह से होता है, तो यहाँ पे एक हमने प्रोसेस पढ़ा था क्लास 7 में, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा आपने, जो लाइट चैप्टर पढ़ाया गया था आपको, जो प्रोसेस का नाम था डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो एक्चुअली डिस्पर्सन ऑफ लाइट है क्या, तो सुन लो कि जब यहाँ पे एक प्रिज्म रखा हुआ है, अब इस प्रिज्म से जब एक व्हाइट लाइट आता है, व्हाइट लाइट मतलब सनलाइट समझना, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं, यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि एक कलर का लाइट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि देखो ये जो प्रिज्म है, ये प्रिज्म से एक हम लोग व्हाइट लाइट पास करते हैं। अब व्हाइट लाइट पास करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि ये जो व्हाइट लाइट है वो मिला हुआ होता है 7 अलग अलग लाइट कंपोनेंट से। आपने न्यूटन डिस्क के बारे में पढ़ा होगा, न्यूटन ने बताया था कि अगर आप 7 कलर जो रेनबो है उसको एक डिस्क पे रख दो और उसको घुमा कर देखो तो आपको एकदम व्हाइट दिखता है। इसका मतलब कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, और हर एक कंपोनेंट का जो वेवलेंथ है वो अलग अलग होता है, वेवलेंथ अलग होता है, और वो जो है रिफ्रैक्शन होता है, जो उनका स्पीड होता है किसी भी मीडियम में, वो भी डिफरेंट होता है। तब ये प्रिज्म से जाएगा तो क्या होगा कि जब व्हाइट लाइट यहां से क्रॉस करता है, क्रॉस करने के बाद वो जो अलग अलग कंपोनेंट है उसका स्पीड ग्लास में चेंज हो जाता है, और चेंज होने के बाद वो डेविएट करते हैं, उनका रिफ्रैक्शन होता है। तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है वो ज्यादा डेविएट करता है, और जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है वो कम डेविएट करता है। तो अब देखो यहाँ पे कि जो रेड कलर है वो क्या है कि बहुत कम डेविएट किया है, लेकिन जो वॉयलेट कलर है वो बहुत ज्यादा डेविएट किया है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपका वॉयलेट कलर है उसका जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, और जो आपका रेड कलर है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब व्हाइट लाइट को हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं तो वहां पे क्या होता है कि वो जो व्हाइट लाइट है वो 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स में टूट जाता है, और इस टूटने के फेनोमेनन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। फिर से एक बार सुनना कि व्हेन द व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट डाउन इनटू 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लाइट, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एक बात और सुन लो कि डिस्पर्सन जो होता है वो हमेशा प्रिज्म से ही होगा, मतलब ट्रायंगुलर प्रिज्म पे होगा, वरना डिस्पर्सन नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन और आता है, और वो क्वेश्चन ये आता है कि रेक्टेंगुलर स्लैब से डिस्पर्सन क्यों नहीं होता है। सपोज करो तो एक प्रिज्म हमने ऐसे बना दिया, ये प्रिज्म है, और एक प्रिज्म हमने यहां पे उल्टा बना दिया ऐसे। देखो अगर इसको हम लोग कंबाइन कर दें तो ये कुछ इस टाइप का रेक्टेंगुलर स्लैब दिखेगा, आपको दिख जाए। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे हम लोग प्रिज्म को से लाइट पास कराते हैं, एक व्हाइट लाइट, तो ये जो है उस 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स में टूट जाता है, और उसके बाद ये 7 डिफरेंट कंपोनेंट जब इस प्रिज्म से पास करते हैं तो ये जो है फिर से रिकंबाइन हो जाता है और एक व्हाइट लाइट आपको मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि ग्लास प्रिज्म जो है वो रिफ्रैक्शन तो कराता है और इसमें स्प्लिटिंग ऑफ लाइट भी होता है, लेकिन अगर हम लोग ग्लास स्लैब का बात करें तो आपको लगे कि इसको अगर हम लोग बीच से काट दें तो ये 2 उल्टे प्रिज्म के जैसा है। तो यहाँ पे 2 फेनोमेनन है, यहाँ पे व्हाइट लाइट गया और ये 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स में टूट गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट।
और जो 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो जो है वो फिर से उल्टे प्रिज्म को लगाने के बाद फिर से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गए, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज। चलो समझो, ये व्हाइट लाइट था, व्हाइट लाइट है ये, और ये जो 7 कलर है, ठीक है, ये 7 कलर का याद रखने के 2 तरीका है। एक विविगोर भी हम लोग बोल देते हैं, और नहीं तो हम लोग इसको एक और बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे ऊपर में देखो यहां पे रो जी विव, इससे भी याद रखते हैं। आर का मतलब रेड, वाई का मतलब ऑरेंज, सॉरी ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट, ठीक है। इसको उल्टा करके विविग्योर भी हम लोग पढ़ लेते हैं कभी कभी, और हमको इससे भी याद हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है ऊपर से नीचे वाला है, और ये जो है विविग्योर नीचे से ऊपर वाला है। इसका मतलब कि रेड जो कलर होगा वो सबसे ऊपर होगा, और जो वॉयलेट होगा वो सबसे नीचे होगा, ठीक है। तो ये है आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे जो 7 कंपोनेंट्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये था आपका रेनबो फॉर्मेशन। अब बात करेंगे कि यहाँ पे जो डिस्पर्सन होता है उसमें व्हाइट लाइट जो है वो 7 कंपोनेंट टूट जाता है। तो एक्चुअली ये जो प्रोसेस है प्रिज्म वाला जो डिस्पर्सन है वही रेनबो फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। अब रेनबो फॉर्मेशन है क्या? रेनबो फॉर्मेशन मेरा फेवरेट पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। अब इसको आपको पढ़ना है और देखना है कि ये रेनबो एक्चुअली फॉर्म कैसे होता है। तो जो हमने पीछे पढ़ा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, एक्चुअली वही प्रोसेस जो है रेनबो फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में कोई तो ग्लास प्रिज्म है नहीं, तो यहाँ पे रेनबो कैसे फॉर्म हो जाता है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे कि ये जो रेनबो फॉर्मेशन जो है वो 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला जो है क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट है, आप देखोगे जो अक्सर रेनबो फॉर्मेशन होता है वो बारिश होने के बाद ही होता है, रेनिंग के बाद जस्ट रेनबो फॉर्म होता है। अब इसका भी रीजन है, और रीजन ये है कि जब बारिश होकर बंद हो जाता है और सूर्य निकल जाता है, क्या होता है कि जो सनलाइट है वो एटमॉस्फेयर में पड़े हुए जो रेनड्रॉप्स हैं उसमें पड़ता है, और ये जो रेनड्रॉप्स हैं वो रेनड्रॉप्स एक प्रिज्म के जैसे बिहेव करते हैं, और उसके थ्रू ही रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन होने के बाद जो व्हाइट लाइट है वो 7 कंपोनेंट में टूट जाता है, यानी कि वहां पे डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। तो रेनबो फॉर्मेशन का जो फर्स्ट स्टेप है रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन। पहला जो है या तो रिफ्रैक्शन होता है या तो डिस्पर्सन होता है। अब डिस्पर्सन होने के बाद क्या होता है कि डिस्पर्सन होने के बाद वो जो व्हाइट लाइट है वो 7 डिफरेंट कंपोनेंट में टूट जाता है, और टूटने के बाद जब वाटर के जो अगले ड्रॉपलेट के अगले फेज पे वो पहुंचता है तो वहां पे क्या होता है कि जो 7 कंपोनेंट ऑफ लाइट है वहां से वापस रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। मतलब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट है फिर से वापस आता है और रेन ड्रॉप के बाहर आकर वो आपको रेनबो का फॉर्म में दिखता है। अब सुन लो कि यहाँ पे तो आप 2 चीज समझ रहे हो। पहला है आपका रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन, दूसरा आप समझ रहे हो क्या, दूसरा फिर से आपका हो रहा है रिफ्रैक्शन, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि 10th क्लास तक जिक्र है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ना क्या है 12th में पढ़ना है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे क्लियर ना करूं या फिर बोल दूं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं तो ये हो नहीं पाता है। एक्चुअली मैंने कुछ बात पहले भी की थी, कुछ वीडियोज में मैंने बोला था कि इसको मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन वैसा कभी हो नहीं पाया, अलग से वीडियो बना नहीं पाता हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि इसी में इसको डिस्कस कर लिया जाए। तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले क्या हुआ, लाइट गया रेन ड्रॉप के अंदर, रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट होने के बाद वहां पे जो लाइट है वो 7 डिफरेंट कंपोनेंट में टूट गए, वहां पे डिस्पर्सन हुआ। डिस्पर्सन के बाद आप देख रहे हो कि वहां पे क्या हुआ कि जो 7 डिफरेंट कंपोनेंट है वो डिफरेंट कंपोनेंट वापस से जो रेन ड्रॉप का दूसरा सतह है उससे रिफ्लेक्ट हो गया, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से वो रेन ड्रॉप के पहले सतह पर पाया, और वहां पे क्या हुआ कि फिर से उसका रिफ्रैक्शन हुआ। तो 3 स्टेप प्रोसेस क्या क्या है, पहले होता है डिस्पर्सन, दूसरा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और तीसरा होता है फिर से रिफ्रैक्शन। ये 3 स्टेप प्रोसेस है। आपको अगर एग्जाम में लिखना हो तो लिख देना कि रेनबो फॉर्मेशन इज द 3 स्टेप प्रोसेस इन विच फर्स्ट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, सेकेंड इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड थर्ड इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं आपके रेनबो फॉर्मेशन में। अब यहाँ पे बात आ रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, और जो कि है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये है क्या, अगर इसको मैं आपको समझाऊं तो आप समझ जाओगे बहुत ही इजी वे में।
चलो देख लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या, और ये चीज आपका 12th लेवल में भी पढ़ना है, 12th क्लास में भी पढ़ना है और थोड़ा सा 10th क्लास में पढ़ना है। तो मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं। चलो देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या। अब सुन लो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने से पहले हमको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। रिफ्रैक्शन, अब समझो रिफ्रैक्शन क्या था। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था कि जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज होता है, और स्पीड चेंज होने के बाद वो जो लाइट है वो थोड़ा सा बेंड करता है किसके तरफ। अगर रेयर से डेंसर में जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मान लेते हैं कि एक रेयर मीडियम है और दूसरा डेंसर मीडियम है, और यहां से लाइट जो है पहली बार कि रेयर से डेंसर में जा रहा है और डेंसर में जाने के बाद वो जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। हमने आपको पढ़ाया था स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात किया था हमने लाइट चैप्टर में, उसमें बात किया था कि अगर हम लोग बात लें कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे का, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ फंक्शन ऑफ साइन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ साइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब साइन आई बाई साइन आर जो था वो हमेशा कांस्टेंट था। इसका मतलब कि अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस में कुछ चेंजिंग करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा। अब देखो कि जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम करते जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते जाएगा। तो एक पार्ट, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब क्या होगा कि जो इंसिडेंट रे है वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे जो रिफ्रैक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड एंगल है, रिफ्रैक्टेड रे वाटर के जो कोई डेंसर मीडियम है उसके सरफेस के एकदम पैरेलल हो जाएगा, और जो उसका जो एंगल है वो इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि अगर हम किसी लाइट को इंटर कराते हैं किसी डेंसर मीडियम में, आप ले लो वाटर और एयर, तो एयर से अगर हम लोग वाटर में इंटर कराते हैं लाइट को तो एक पॉइंट जरूर ऐसा आएगा जब क्या होगा कि किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के वैल्यू पे वहां पे क्या होगा कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू जो है वो 90 हो जाएगा, और जब 90 हो जाएगा तो जो वाटर है आपका उसी के ऊपर आपका जो लाइट है वो आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि अगर थोड़ा सा भी हम लोग इस एंगल को और कम किए तो वो लाइट जो है वो 90 से जो उसका वैल्यू है जो एंगल ऑफ और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होने के केस में क्या होगा कि जो लाइट को रिफ्रैक्ट करना था वो वापस से लाइट में जाने के बाद वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। वहां पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब ये जो जिस एंगल पे ये चीज होता है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, और ये वाटर और एयर का लगभग 40 to 42 डिग्री होता है अप्रॉक्स, कंफर्म नहीं हूं मैं, लेकिन अप्रॉक्स 40 to 42 डिग्री होता है। और जिस पे क्या होता है क्रिटिकल एंगल का वैल्यू, इससे अगर थोड़ा सा भी एंगल ज्यादा होता है क्रिटिकल एंगल से तो वहां पे क्या होता है कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है बजाय रिफ्रैक्ट करने के। अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक एग्जांपल लो। चलो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये समझ लो कि ये एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, ये स्विमिंग पूल है, अच्छे समझना, ठीक है, ये स्विमिंग पूल है। सपोज कर लो यहां पे थोड़ा सा इधर घूमने वाला जगह है, थोड़ा सा समझ लो इधर, और दो लोग यहां पे टहलते टहलते आ रहे हैं, ठीक है, दो लोग टहलते टहलते आ रहे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। अब एक्चुअली में क्या है, ये लड़की है ना, इसका बड़ा बड़ा बाल है, देख लो, ये लड़की है। अब ये लड़का को हो गया इस लड़की से क्या प्यार, मतलब हो गया है, लेकिन लड़की को पता नहीं है। मतलब लड़का जो है इसको बहुत ही ज्यादा मतलब लाइक करता है, समझ सकते हो, लेकिन लड़की इसको भाव नहीं देती है। होती है लड़कियां ऐसी, ठीक है, तो लड़की इसको भाव नहीं देती है। अब ये लड़का इस लड़की को इंप्रेस करने के चक्कर में लग गया है। अब इंप्रेस करने के चक्कर में ये किसी भी हद तक जा सकता है। तो इसने बोला, इस लड़की का नाम लेते हैं हम लोग फगुनिया, ये फगुनिया है, और ये जो लड़का है इसका नाम है रामलोटन। क्या नाम है? रामलोटन। ये रामलोटन है और ये फगुनिया है। अब रामलोटन जो है फगुनिया को इंप्रेस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो इसने बात कही इससे, ये जो लड़की है उससे बोला कि मैं तुम्हें कुछ दिखा सकता हूँ। क्या दिखा सकता हूँ? तो पहले तो इसने बहुत ही इसको बोला कि हम तुमको ये वो बाबू सोना जो भी है वो किया, लेकिन ये लड़की नहीं मानी। तो ये बोला लड़का कि अगर तुम नहीं मानोगी तो हमको तैरना नहीं आता, हम स्विमिंग पूल में कूद के अपना जान दे देंगे, जो अक्सर होता है। तो ये लड़की सोची कि
चलो हटो हटा, ये मजाक कर रहा है, लेकिन लड़का सच में कूद गया। लेकिन उससे कूदने से पहले इसने इसको बोला, एक इसके पास टॉर्च था, ठीक है, एक टॉर्च था, और बोला क्या कि तुम जब तक हाँ नहीं बोलोगे तब तक मैं पूल से बाहर नहीं आऊंगा, मैं जान दे दूंगा। और ये टॉर्च लेके ये कूद गया। बोला क्या कि जब तक टॉर्च की लाइट तुमको बाहर आती रहेगी, दिखती रहेगी, तब तक समझना कि मैं जिंदा हूं, और टॉर्च का लाइट जो है अगर बुझ गया तो समझ लेना कि मेरा काम खत्म हो गया। अब देखो ये लड़का यहाँ से जंप कर गया, और जंप करने के बाद यहाँ पे आ गया बेचारा, ऐसे लेटा हुआ है, और इसके हाथ में है टॉर्च, समझ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ये टॉर्च को पूरे सीधे होल्ड करके रखता है इस टाइप से, ठीक है। तो लाइट जो है सीधे इस पे जाता है ऐसे। अब समझो कि ये जो लाइट है वो एकदम परपेंडिकुलर है। तो लाइट जब परपेंडिकुलर होता है, और हमने आपको केस बताया कि परपेंडिकुलर केस में रिफ्रैक्शन नहीं होता है, लाइट जो है डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर टाइप का है, उससे पास हो जाता है। तो ये लाइट सीधा जा रहा है, तो ये खड़ी है बेचारे, देख रहे कि हाँ ये जो रामलोटन है अभी जिंदा है, फगुनिया को कोई टेंशन नहीं, लेकिन बेचारा कितना देर तक पानी में रह सकता है। अब देखो यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे है 90 डिग्री, और यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे इसका मतलब सांस रोकने की शक्ति जो है वो कम होते जा रहा है, वैसे वैसे ये टिक 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 इसका टॉर्च डाउन होते जा रहा है। इसका मतलब इसका भी टॉर्च जो थोड़ा और डाउन हुआ, और फिर लाइट ऐसे गया। अब देखो यहाँ पे लाइट ऐसे गया, तो यहाँ पे डेंसर मीडियम है और ये रियर मीडियम है, तो फिर से रिफ्रैक्शन तो होगा भैया। अब रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पे देखो ये इंसिडेंट रे हो जाएगा इसके लिए, और रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मान लेना, देख लेना। अब यहाँ पे रियर से सॉरी डेंसर से रियर में जा रहा है, इसका मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ऐसे चला जाएगा, इसको जाना चाहिए था ऐसे। फिर ये टॉर्च जो कुछ ऐसे गया, और फिर इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन थोड़ा सा और ये जाएगा ऐसे। फिर ये ऐसे गया, और फिर इसको जाना चाहिए था कुछ ऐसे, लेकिन ये चला गया कुछ ऐसे। और एक पॉइंट ऐसा आया कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उस पे ये जो रे ऑफ लाइट है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो बेंट होते गया, देख रहे हो आप, सीधा था, फिर बेंट हुआ, बेंट हुआ, बेंट हुआ। एक केस ऐसा भी आएगा कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इस वाटर के ऊपर भी आ जाएगा। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। तो जब फगुनिया ने ऐसा देखा कि ये क्या हो गया, ये तो रामलोटन बहुत ही ज्यादा कारीगर निकला, ये तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट निकला, ये तो दिख रहा है क्या कि इस जो लाइट है वो वाटर के एकदम सरफेस पे, और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सीन क्रिएट हो गया। तो ये थोड़ा सा इंप्रेस भी हो गई। लेकिन जैसे ही इस एंगल के बाद, इसको हम लोग मान लेते थीटा है, इस एंगल के बाद जो रामलोटन था इसका बैटरी और धीरे धीरे डाउन होता गया, और अब की जो आया वो लाइट वो यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो ये जो लाइट है वो ऐसे न जाकर ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब कि ये जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्ट ना कर क्या हुआ, रिफ्लेक्ट कर गया। क्या कर गया? रिफ्लेक्ट कर गया। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर गया सेम उसी मीडियम में, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। कब? जब एक ही मीडियम से एक ही मीडियम में रिफ्लेक्शन होगा। और इसी को हम लोग एक नया टर्म देते हैं जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब TIR। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया। अब बेचारी क्या कर सकती थी, पूरी तरह से इंप्रेस हो गई थी, जान गई है कि मेरे लिए जान भी दे सकता है, तो जिंदगी में कभी साथ छोड़ेगा नहीं। इसका मतलब ये बोली कि रामलोटन निकल जाओ तुम पानी से, मैं बहुत ही इंप्रेस हो गई हूँ। तो ये बेचारा का तो बैटरी लो हो चुका था, लेकिन इसको तैरने आता था, इसने जंप मारा और इसको बचा लिया। मतलब कहानी खत्म। और इन लोग दोनों का फिर बाकी आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं वहाँ नहीं था। तो आई होप आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। ये जो थीटा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। याद रखना, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी अगर ज्यादा हुआ तो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्रैक्ट करने के बजाय। और यही था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। और अब हम लोग इस वीडियो का सबसे जरूरी बात क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।